बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और जिन्होंने संविधान बनाया और हम जैसे पिछड़े अनुसूचित समाज के लोगों को, चाहे वो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, हमको समानता से जीने का अधिकार दिया। मुख्य धारा में लाने के जो मौके आज हमारे लोगों को मिलते हैं वो सारी की सारी देन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की सोच है और उनकी जयंती पर हम पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और उनके योगदान को, खासकर पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए जो उन्होंने अपना योगदान दिया, उसको हमारा समाज और ये देश अनंत समय तक इस उनके योगदान को याद रखेगा। और एक बार पुनः मैं सब लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर हमारे साथ हैं हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व में रहे चेयरमैन ST/SC कॉरपोरेशन के श्री जय सिंह जी, पवन भारद्वाज जी जो त्रिलोचन महादेव मंडल भरमौर विधानसभा से, जो एक अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से मंडल के अध्यक्ष हैं, और ये हरीश शर्मा जी जो पांगी घाटी से संबंध रखते हैं, ये भी जनजातीय समाज से आते हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा के महामंत्री के पद पर ये अपना दायित्व निभा रहे हैं। और अब मैं समझूंगा कि हमने क्या बोलना है। आप मीडिया के माध्यम से जनता के जो भी सवाल हमसे हैं या सरकार से हैं उसके बारे में, और विशेष तौर पर मैं आप लोगों से ये भी चाहूँगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो पांगी दौरा है उसके विषय में भी जो भी सवालात आपके मन में आप पूछें, हम आपका जवाब देंगे। सर, पांगी दौरे से ही शुरुआत करते हैं। हिमाचल दिवस का आयोजन इस बार आपके अभिन्न अंग पांगी में विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। सरकार द्वारा ये पहली दफा है कि हिमाचल स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? मुझे खुशी है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र को इस तरह की तवज्जो मिली है, परंतु अगर वास्तविकता में देखा जाए तो ये केवल एक नौटंकी है। इससे लाभ कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा खर्चा होने वाला है। वैसे ही प्रदेश आर्थिक तंगहाली से गुजर रहा है। अननेसेसरली इतना अगर जाना ही था, कार्यक्रम मनाना ही था तो ठीक है। आप वैसे तो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है तो क्यों ना यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करते। मुख्यमंत्री जी अपने 4-5 जो भी लोग जा रहे थे उनके साथ जाते और वहाँ पांगी का प्रशासन था, उसके साथ आप वहाँ पर सादगी से हिमाचल दिवस को मनाते, ना कि पूरी सरकार को वहाँ ढोते जिसके लिए आपने लाखों करोड़ों रुपया। और मैं आज आपके समक्ष ये बात कहता हूँ, अगले विधानसभा सत्र में इस कार्यक्रम के लिए जो आयोजन के लिए जो खर्चा होगा उस पर विषय पर भी हम सवाल करेंगे और चर्चा करेंगे। एक तरफ आप कहते हैं हिमाचल के पास पैसा नहीं है और ऐसी नौटंकी करने की जरूरत क्या। आप सिंपली जाइए ना एक हेलीकॉप्टर लेके, वहाँ पे SDM है, RC है, वहाँ लोग हैं, आप करिए, वहाँ से संदेश दीजिए पूरे प्रदेश को कि प्रदेश का आर्थिकी ठीक नहीं है, हम सादगी से हिमाचल दिवस को मनाना चाह रहे हैं। अपने पूरे प्रशासनिक अमले को वहाँ पहुँचा दिया, अपने पूरे लोगों को वहाँ पहुँचा दिया। कई बेचारे लोग कोई तांदी में फंसे हैं, कोई उदयपुर में फंसे हैं, कोई कश्मीर जम्मू से होके आ रहे हैं। ये क्या तरीका है और इससे लाभ क्या होगा, मुझे ये बताएं। और जिन चीज़ों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कल करने जा रहे हैं, मैं तो आपके माध्यम से भी पूछता भी, उनके पास लगभग 10-12 घंटे हैं ये चीज़ बताने की, ज़्यादा इनफैक्ट 16 घंटे, नॉट 12, 16 घंटे हैं ये बताने के लिए, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए कि जिस दिन से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है उस दिन से लेकर आज दिन तक पांगी घाटी के जिन उपक्रमों का, चाहे वो मिनी सेक्रेटेरिएट हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो ITI हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, कितनी धनराशि वर्तमान सरकार के द्वारा जारी की गई। और ये बिल्डिंगें केवल आज नहीं तैयार हुई, ये बिल्डिंगें 1.5-2 साल से रेडी होकर उद्घाटन का इंतजार कर रही थी। पूर्व में भी हमने 2-3 बार दौरे किए, माननीय जनजातीय मंत्री जगत नेगी जी हमारे साथ थे, उस वक्त भी हमने निर्देश दिए कि विभागों को ये बिल्डिंगें बन गई, इनमें शिफ्ट करें, ये रिपेयर बार बार करनी पड़ेगी। तो ये तो औपचारिकता है और 15 अप्रैल की एक औपचारिकता निभानी है, इसलिए चले गए हैं। फीता काटना तो एक शौक के तौर पे फीता लगाने चले। जवाबदेही के साथ बात करें मुख्यमंत्री जी कि कितना धनराशि आपने पांगी के विकास के लिए दी है, चाहे वो सोलर ऊर्जा का प्रोजेक्ट हो। आप प्रेस के लोग हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जानकारी प्राप्त करिए, RTI के माध्यम से जानकारी लीजिए। अगर आपको कोई प्रशासनिक अधिकारी जानकारी नहीं दे रहा है
कि कब कब किस बात के लिए धनराशि किसने जारी की। ऐसे दूसरे के काम की अपनी पीठ थपथपाना ये उचित बात नहीं है। अब आ ही गए हैं तो क्या उम्मीदें रहेगी मुख्यमंत्री से? इससे तो इस सरकार से तो पूरा प्रदेश नाउम्मीद हो चुका है। हम तो केवल यही उम्मीद करते हैं कि हमारे लोगों को कम से कम कष्ट मत बढ़ाओ। हमें तो आत्मनिर्भर बना ही दिया है ना। हमारी पीडब्ल्यू रोडों की हालत देख लो, हॉस्पिटल्स की हालत देख लो, कि चाहे वो विभिन्न विभागों में खाली पदों की स्थिति को देख लो, स्कूलों की स्थिति को देख लो, रोजगार की स्थिति को देख लो। किसी भी सेगमेंट में ऐसा कोई भी सेगमेंट हिमाचल प्रदेश का नहीं रहा है जो प्रताड़ित नहीं हुआ है। तो मैं केवल माननीय मुख्यमंत्री से इतना ही चाहूँगा कि केवल प्रताड़ना बंद करें और ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों की जो बनी हुई है इतने सालों से, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करें और मर्यादा का इस तरीके से उल्लंघन ना करें कि आने वाले समय में ये व्यवस्था जो है वो लोगों का विश्वास इस पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही उठ जाए। सर, कौन कौन से आप प्रस्ताव लेके सरकार के पास गए, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आप जीते हुए एमएलए हैं और सरकार ने आपकी नहीं सुनी, कौन कौन सी मुश्किलों का सबसे बड़ा सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले अनेकों प्रस्ताव है। उस बात की मेरे पास अभी पूरी सूची में लेके नहीं साथ में घूम रहा हूँ कि मैं एक एक चीज़ की आपको करूँ। सबसे पहली बात, विधायक बनने के बाद मैंने सरकार के समक्ष ये ऑफर दिया कि मैं अपनी सेवाएं एज ए डॉक्टर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, आज मैं चंबा में हूँ, चंबा में कोई हेड इंजरी का मरीज आ गया, मुझे फ़ोन करेंगे डॉक्टर साहब आप देख लो, मैं नहीं देख सकता टेक्निकली, बिकॉज आई एम नॉट सपोज्ड कि मैं दूसरे अस्पताल में जाके किसी दूसरे का इलाज करना शुरू कर दूं। और ना ही मैं अपने आप को इस बात का ऑथराइज्ड पर्सन समझता हूं कि मैं जो इलाज कर रहा है डॉक्टर उसको मैं कोई फ़ोन करके डायरेक्शन दूं, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, वो भी मर्यादा उल्लंघन है। तो इसलिए ऐसी समस्याओं के प्रतिदिन लोग मेरे पास आते हैं, अस्पताल से लोग छुट्टी करा के मेरे घर पहुंच जाते हैं। तो मैं उन लोगों की सुविधाओं के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैंने ये सरकार के पास सबसे पहला ऑफर दिया था कि भाई मैं एज ए डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ भी मुझे समय मिले, आज चंबा में हूँ, कल टांडा में हूँ, कोई मिलना चाहे, कोई सलाह लेना चाहे तो मैं उसको सलाह दे सकूँ ऑथराइज तरीके से। 2.5 साल होने को आ गए, उसको ना उस मेरे प्रपोजल को ना इन्होंने एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, लटका के रखा है कि ना छोड़ रहे हैं ना कर रहे हैं। दूसरा, पांगी में बस सुविधाओं के लिए हमने अनेकों बार बात की कि एक बस जो सुराल से चलती है शिमला के लिए, उस बस में पांगी के लोग बैठ जाते हैं, उनको उधर केलोंग ले जाया जाता है जबरदस्ती और वहाँ उतार दिया जाता है। कुल्लू में बोलते नहीं तुम्हारी सीट पे कोई और बैठा है। हमने अनेकों बार बोला, HRTC के MD भी वहाँ आए, उनको भी बोला कि पांगी के लिए कुछ सीटें आरक्षित करो। आज भी पांगी के लोग उस व्यवस्था में जी रहे हैं। पांगी के लोगों को PDS राशन की जो सप्लाई है वो समय पर नहीं हो रही है। पिछली साल इनको एक्सपायर राशन बांट दिया गया, एक्सपायर तेल बांट दिया गया। पांगी के लोगों को TD की जो सब्सिडी मिलती थी, जो जलाने वाली लकड़ी की बालन की सब्सिडी मिलती थी, उसको बंद कर दिया गया। उसके बारे में हमने लिख के दिया कि इसको स्टार्ट करो गरीब लोगों को। तो आश्वासन, जब लोगों ने हड़ताल की, धरना प्रदर्शन किया, तो एक झूठा आश्वासन दे दिया लिखकर, झूठ की सरकार ने कि हम इसको कर देंगे, पर वो नहीं किया। पांगी की बिजली की समस्याओं के लिए हमने बार बार बात की और पिछले 2 सालों से, जिसका शिलान्यास कल माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, पिछले 2 सालों से वो केवल इनकी लाल फीताशाही की कागजों में ऊपर नीचे प्रपोजल को लटका रहे हैं। और वो भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो सौर ऊर्जा पैनल के लिए सारा का सारा प्रावधान, सारी के सारे जो कानूनी कार्रवाई, जो भी चीज़ें जरूरी थी, वो पूर्व में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने पूरा किया है। हमने पांगी की कनेक्टिविटी के लिए बात की। हमने हमेशा कहा कि पांगी के लोग अपने जिला मुख्यालय से 12 महीने जुड़े रहें। बात चंबा से जुड़ने की नहीं है, बात शिमला से जुड़ने की नहीं है, बात कश्मीर से आने की नहीं है, बात अटल टनल से आने की नहीं है। अपने जिला मुख्यालय से जो लोग 6 महीने डायरेक्टली जुड़ ही ना पाए, अपने जिले मुख्यालय से जाने के लिए उनको 3 राज्यों या 6 जिलों को क्रॉस करके जाना पड़ता है। उनकी पीड़ा को आप समझें। हमने पांगी में विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए बात की, उसकी नियुक्ति नहीं की। आज पांगी में केवल एक विशेषज्ञ चिकित्सक कार्य कर रहा है, वो भी पूर्व में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने लगाया था। हमने पांगी में टेलीमेडिसिन की सुविधा जो 31 मार्च को बंद होने जा रही थी, उसके लिए विधानसभा सत्र में बजट के दौरान भी बोला
उसको भी इन्होंने नहीं सुना, वो टेलीमेडिसिन की सुविधा बंद होगी। हमने पांगी घाटी में खाली पदों के बारे में अनेकों बार लिख के दिया कि स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, पशुपालन विभाग में, शिक्षा, प्रत्येक विभाग में खाली पद पड़े। पांगी में किसी एक, और मेरे पास ये सवाल का जवाब भी है, मैं समय आने पर मैं आप लोगों के समक्ष उस जवाब को साझा करूंगा कि पिछले 2.5 सालों में पांगी से कितने लोग स्थानांतरित हुए बाहर और कितने लोग नए लगाए। आप देखेंगे आंकड़े में बहुत बड़ा अंतर है। तो पांगी के लोगों को तो इस सरकार ने प्रताड़ना से जीने पर मजबूर किया है। एक तो दूर दराज का भौगोलिक दृष्टि से इतना पिछड़ा क्षेत्र, ऊपर से जख्मों पर नमक लगाते सरकार के ये निर्णय। तो मैं तो विशेष तौर पर इस सरकार को हिमाचल की इतिहास में सबसे नकम्मी और झूठी सरकार का तमगा देता हूँ। सर, आपके जो चैनी टनल है उसकी आवाज़ उठी है पांगी के लोगों के लिए, सिकंदर साहब ने उठाई है राज्यसभा में, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक दरकुंड और जो करेरी टनल है उसकी आवाज़ भी उठी है, आजकल लिखा जा रहा है अखबारों में, दोनों के दोनों टनल आपके विधानसभा क्षेत्र को होके जाते हैं। देखिए, मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अखबारों में एक चीज़ पढ़ता हूँ कि इस कर्मचारी या इस अधिकारी ने गड़बड़ किया, सजा के तौर पर चंबा भेजा, सजा के तौर पर पांगी भेजा। लिखते हैं ना आप लोग, ऐसे लिखते हैं। तो चंबा और पांगी कोई काला पानी नहीं है। और चंबा और पांगी अगर आज ऐसी परिस्थितियों में हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है। क्यों? और कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाहे ये देश, चाहे हिमाचल प्रदेश, अगर जब से आजाद हुए हैं, जब से गठन हुआ है, अधिकतर समय जिसने राज किया वो ज्यादा जिम्मेवार है। अधिकतर समय कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे भारत देश हो। ये उनकी नीतियों का परिणाम है कि आज जो चंबा, गौरवशाली इतिहास वाला चंबा, जिसका 1000 सालों का लिखित इतिहास है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, जो चंबे चांदी बथेरा हो, इस तरीके के गाने, और जिस चंबा में आज़ादी से पहले लाइट की सुविधा थी, आज़ादी से पहले गर्ल्स स्कूल थे, इतने समृद्ध सांस्कृतिक हमारी विरासत थी। आज क्या ऐसा कारण रहा कि 1947 से पहले चंबा गौरवशाली था और 1947 के बाद लुढ़ते 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 चंबा आज आकांक्षी जिलों की लाइन में खड़ा हो गया? इसका कारण क्या है? आत्ममंथन करने की जरूरत है पूरे चंबा को। और मैं तो स्पष्ट तौर पे एक चीज कहता हूं, जो आपने सवाल किया है मैं उसका जवाब आप दे रहा हूं कि चंबा की सबसे बड़ी समस्याएं, चंबा जिले की, जिसमें चंबा जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्र आते हैं, पांगी भी आता है, भरमौर भी आता, सब आते हैं। चंबा जिले की सबसे बड़ी समस्या है शेष प्रदेश से बहुत अधिक दूरी। और इस दूरी को जब तक हम कम नहीं करेंगे, चंबा का सुधार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और चंबा का सुधार करने के लिए, इस दूरी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चंबा को उठा के यहां से लेके कांगड़ा और हमीरपुर तो ले जा सकते नहीं है। चंबा की दूरी को कम करने के लिए एक ही विकल्प हमारे पास है, वो है सुरंग। तो हमें सुरंगों के निर्माण के लिए, चाहे वो भरमौर को कांगड़ा से जोड़ने वाली सुरंग हो, चाहे वो पांगी को चंबा से जोड़ने वाली सुरंग हो, चाहे वो चंबा को किसी और जगह से जोड़ने वाली सुरंग हो, परंतु हमें सुरंगों के विकास पर, सुरंगों के निर्माण पर आवाज उठाने के लिए पूरे चंबे जिले के लोगों को एकजुट होना होगा, तभी हमारे चंबा का सुधार होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सर, पहले जब कांग्रेस सरकार बनी, सबसे पहले उन्होंने लाहौर में 1500 रुपये जो उनकी गारंटी थी महिलाओं की, वो दी। और उसके बाद इतने गैप के बाद पांगी में भी ये घोषणा की है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो जनाब ऐसा ना कि मतलब कुछ तो, अब वो हेलीकॉप्टर लेके गए हैं माननीय मुख्यमंत्री, कुछ तो करना है ना, कि औपचार एक फॉर्मेलिटी, एक परंपरा है। 15 अगस्त के दिन, 15 अप्रैल के दिन, एक किसी दिन एम्प्लॉइज को आस रहती है कि हमें डीए मिलेगा, किसी दिन प्रदेश के लोगों को एक उम्मीद रहती है कि कोई नई घोषणा होगी, तो उस घोषणा। परंतु मैं एक आपके सवाल से ही मैं एक सवाल पूरे प्रदेश के लोगों से भी करना चाहता हूं। एक कोई, हमने बजट की स्पीच में भी ये बात कही थी, कौन सी ऐसी महिला थी जिसने ये कहा था कि मुझे 1500 दो? कौन सी ऐसी महिला ने डिमांड की थी? ये आपने कहा था, एक होला तो 1500, दो होला तो 3000, 3 होला तो 4500, 4 होला तो 6000, बोला था ना, चीख चीख के बोला था। और पहली मीटिंग में बोल देंगे, पहली कैबिनेट, ये भी बोला था, सबके लिए घोषणा की थी।
फिर अब आप बोल रहे हैं चरणबद्ध तरीके से देंगे। लाहौल स्पीति की आप बात कर रहे हैं, लाहौल स्पीति में वो एक बार दी है किस्त, पता ना आप लोगों को, रियलिटी पता करो, फैक्ट चेक करो। केवल ये रिपोर्टिंग का काम ये नहीं है कि हम कैमरे लेके खड़े सवाल जवाब करते रहे, सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, ये भी आप लोगों की जिम्मेवारी है, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। एक बार एक किस्त पड़ी उन लोगों के द्वारा, नहीं पड़ी 2 सालों से, और वही पांगी में होने जा रहा है। एक किस्त दे देंगे 4500 रुपए की, और उसके बाद ना पहले पूछा था ना बाद में पूछा। कोई पूछे तो आपके मीडिया के बंधु जो आज पांगी में माननीय मुख्यमंत्री जी सवाल करने की हिम्मत करते हैं क्या, वो ये पूछे मुख्यमंत्री जी कि आपने चुनाव से पहले क्या कहा था और चुनाव के बाद आप क्या कर रहे हैं। और आपने कहा था कि पूरे प्रदेश की महिलाओं को देंगे, एक मुश्त देंगे। अब कभी पांगी को देंगे, कभी लाहौल को देंगे, सास को नहीं देंगे, अब बहू को नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, ये कौन सा तरीका है? अच्छा, आपने कहा कि हमें सभी को मिलकर उठाना चाहिए सुरंग का मामला, क्या आपने केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा? मैंने हमेशा जितनी बार भी माननीय गडकरी जी से मैं मिला हूं, और मैंने उनसे के समक्ष भी पक्ष रखा है, और हमने आपके चंबा सदर के विधायक और जो सत्ताधारी दल के नेता हैं हमारे जिले से, हमने उनसे भी आग्रह किया है कि हम सब लोग, और आपके समक्ष भी मैं आज कहता हूं कि चंबा के विकास के लिए, चंबा की सुरंगों की मांग के लिए मुझे एज ए विधायक, एज ए एक नागरिक, जब भी कहीं भी जाना होगा, किसी के साथ भी जाना होगा, मैं बिल्कुल झिझक नहीं करूंगा। और मैंने ये ऑफर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हमारे साथ चलें, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ चलें, हम सब लोग मिलकर, क्योंकि चंबा का अगर सुधार होगा तो उसका लाभ केवल भाजपा के लोगों को नहीं मिलेगा या कांग्रेस के लोगों को नहीं मिलेगा, चंबा की आम जनमानस को सुधार लाभ मिलेगा, चंबा के आम जनमानस की जीवन में सुधार आएगा, उनका जीवन सुरक्षित होगा। इसलिए चंबा के विकास के लिए मैं कहीं भी जाने के लिए, किसी भी व्यक्ति के साथ जाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते वो लोग भी चंबा के विकास के लिए निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से काम करने के लिए तैयार हों। सर, अक्सर अखबारों में लिखा जा रहा है कि ये जो समय है सुरंग की जो हम बात कर रहे हैं, पांचों के पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जीते हुए एमएलए या फिर जो प्रत्याशी हैं, सबको साथ आके मिलकर चंबा के लिए आवाज उठाना। मैंने ऑफर दे दिया आपके सामने, आप लाइव करें चाहे रिकॉर्ड करें। क्या रीजन है इसकी वजह से, कहाँ दिक्कत आ रही है? आपके साथ कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही है ऑपोजिशन पार्टी? नहीं, कोई देखिए, ये बात होती है प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता क्या है किसकी। भाई इन सुरंगों से सबसे ज्यादा लाभ हमारे जिले को होगा, पानी देना, सबसे ज्यादा लाभ हमारे जिले को होगा, सबसे ज्यादा लाभ उसका लाभांश अगर देखें तो मेरे विधानसभा को वो होगा। इसलिए मैं सबसे पहले प्रमुखता से आगे बात कहता हूं, चाहे वो पांगी है चाहे वो बरमौर है। और एज ए डॉक्टर एक बात कहूं, जो पीड़ा चंबा जिले के लोगों की मैंने देखी है, मुझे लगता है बाकी किसी विधायक ने या किसी नेता ने देखी होगी। मैंने उन लोगों को मरते देखा है, मैंने उन लोगों को अपाहिज होते देखा है, अगर वो सही समय पर हमारे पास पहुंचे। परंतु टांग किसी की पांगी में टूट रही है, रीढ़ की हड्डी किसी की पांगी में टूट रही है, निकटतम इलाज करवाने के लिए उसको कम से कम 16 से 18 घंटे ट्रैवल करना पड़ेगा। बरमौर के होली में किसी की टांग टूट रही है, इलाज कराने के लिए उसको निकटतम अस्पताल में कम से कम 4 से 6 घंटे 8 घंटे की दूरी पे खड़े हैं। मैंने एज ए डॉक्टर जो लोगों की पीड़ा देखी है, कि लास्ट में ही बोलना पड़ता कि थोड़ा पहले ले आते तो हम बचा लेते, वो आप लोगों ने भी कईयों की कहानियां सुनी होगी ऐसी। तो मैं उस नाते, एक डॉक्टर के नाते, मैंने इस पीड़ा को ज्यादा देखा है, इसलिए मैं प्राथमिकता पर इस बात को कहता हूं और प्रमुखता से इस बात को कहता हूं। आज 14 अप्रैल 2025 समय 1:45 के करीब समय हो रहा है, मेरी तरफ से ओपन ऑफर है चंबा जिले के सभी नेताओं को, सभी दल के नेताओं को, मैं आपको माननीय गडकरी जी के पास लेके चलूंगा। आप एकजुट तो हो, चंबा जिले के विकास के लिए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर, हम चंबा के सब लोगों को, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रत्येक राजनीतिक दल से, विचारधारा से संबंधित लोगों को, प्रत्येक जाति के लोगों को, प्रत्येक धर्म के लोगों को एकजुट होकर आगे आना होगा, और तभी चंबा के लिए हम। और मैं एक और बात कह दूं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चंबा के हालात से भली भांति वाकिफ हैं, और वो हमेशा चाहते हैं कि चंबा के लिए कुछ एक्स्ट्रा करें,
परंतु अपनी बात तो हमें रखनी होगी वहां जाकर, हमें अपनी बात तो वहां करनी होगी, हमें अपनी मुसीबतें तो वहां पे साझा करनी होंगी, क्योंकि वो इतने बड़े पद पे, इतने बड़े वैश्विक नेता हैं, तो उनके पास इन चीजों के लिए समय नहीं मिल पाता। कोई याद कराएगा तो हम ही छोटा सा एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे पास ही समय नहीं मिल पाता चीजों के लिए, तो वो उनके पास तो कितना क्या, हमें अपनी बात को रजिस्टर करना होगा वहां पे। और उसके लिए मैंने अपने सांसदों से भी बात करके रखी है, उन्होंने भी हमें कहा है, चंबा कांगड़ा के सांसद, हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद बहन इंदु गोस्वामी जी, डॉक्टर सिकंदर जी, डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, अनुराग ठाकुर जी, सब लोगों से हमने बात करके रखी है। सबने कहा है कि आप आइए, हम लोग आपको गडकरी जी के पास भी मिलाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी मिलाएंगे, परंतु अकेले मेरे जाने से बात नहीं होगी। चंबा के बारे में बात करनी है तो हम चंबा के लोगों को एकजुट होना होगा। मैं तो बोलता हूं एक प्रतिनिधिमंडल बनाएं, प्रमुख लोगों का, समाज के प्रत्येक वर्ग का, जिसमें पॉलिटिशियन भी हों, अधिकारी भी हों, कर्मचारी भी हों, प्रेस वाले भी हों, आम जनमानस भी हो, हम चले मिलकर। कैसे नहीं हमारा काम होगा? कौन बनाएगा प्रतिनिधिमंडल? ये तो देखो, लीड तो किसी को तो करना होगा। मैं बोल रहा हूं कि मैं प्रमुखता से मैं आगे आने के लिए तैयार हूं, मैं सारी चीजें करने के लिए तैयार हूं, परंतु सहयोग तो सब लोगों को करना होगा। सर 2.5 साल का टेन्योर आपका जा चुका है, 2.5 साल का टेन्योर बचा है, उसमें भी 3-4 महीने अगर मैं ले लूँ तो इलेक्शन के टाइम पे और जब इसमें निकल जाते हैं, तो आने वाले समय पे जितना टेन्योर आपका बचा है, भरमौर और पांगी के लिए आपका विजन? देखिए ऐसा है, विजन रखने से मात्र से कुछ नहीं होता। विजन के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक प्रशासनिक सहयोग और दूसरा वित्तीय आजादी। क्या आपको प्रशासनिक सहयोग में कोई दिक्कत आ रही है? मैं बात कहूंगा ना, वही बात करूं। प्रशासनिक सहयोग का मतलब ये नहीं है कि वहां पे अधिकारी मेरे को कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अधिकारी तो कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं या कोई और चुना हुआ प्रतिनिधि, वो डेमोक्रेसी का मजाक होगा अगर डिप्टी कमिश्नर या एसडीएम चुने हुए प्रतिनिधि की बात नहीं सुनेगा। उनको सुनना पड़ेगा, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रहते हैं और संविधान के प्रेम्बल में लिखा है हम भारत के लोग, और हम भारत के लोगों के प्रतिनिधि बनके उनके पास बात करते हैं, उनको बात सुननी पड़ती है। ऐसा नहीं है नहीं सुनते, सुनेंगे भी। मेरी बात को पूरा होने दीजिए। समस्या कहां आती है? अरे जो पद है वो खाली है, वहां अधिकारी है ही नहीं। हम बात कहें तो किसको कहें? कुर्सी को कहें कि टेबल को कहें? और अधिकारी जहां कहीं हैं भी, उनके पास बजट नहीं है। अधिकारी क्या करेगा? अपने घर से पैसा लाएगा। जहां ट्राइबल सब प्लान में केवल एक विभाग को 16-17 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष मिलता था, ट्राइबल सब प्लान का भरमौर के आईटीडीपी को 45 से 50 करोड़ प्रतिवर्ष खर्च किया जाता था। इस बार की राशि आपको मालूम है कितनी है? 10 करोड़ है केवल, और पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए 7 लाख है। अधिकारियों से बात करने में पता लगा इतने पैसे से तो जो अखबार में टेंडर छापने की जो फीस लगती है वही पूरी नहीं होगी। तो इसलिए जो हमारा रास्ता टूटेगा वो टूटा ही रहने वाला है, जो डंगा गिरेगा वो गिरा ही रहने वाला, वो नहीं सुधरने वाला। तो क्या करें? अधिकारी क्या करें? नेता क्या करें? बताइए। मैं ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। भाई मैंने डीसी को बोल दिया, डीसी साहब ये रोड खराब है, आप पीडब्ल्यूडी को पैसा दीजिए। डीसी बोले जनाब मेरे पास है ही कुछ नहीं, तो मैं कहां से दूं? क्या करेंगे डीसी? बताइए। मैंने विधानसभा के भीतर भी इस बात को अनेकों बार उठाया कि क्वार्टरली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, जिस तरह हम हर तिमाही पे बजट जारी करते हैं, हमने पीएससी की जो लोक लेखा समिति है उसका भी मैं सदस्य हूं। मैंने उस मीटिंग में भी इस बात को कहा, विधानसभा में इस बात को कहा कि हर तिमाही पे जब बजट जारी किया जाता है, पहले उस तिमाही की एक्सपेंडिचर रिपोर्ट लीजिए, कितना बजट खर्च हुआ। होता क्या कि शुरू की 2 तिमाहियों में कुछ दिया नहीं जाता, लास्ट की तिमाही में पैसा एकदम गले तक डाल दिया जाता है, फिर उनसे वो खर्च होता नहीं, फिर वो लैप्स ही होना और क्या होना है। तो एक इसलिए पीएफएमएस बनाया केंद्र सरकार ने, पब्लिक फंड मॉनिटरिंग सिस्टम। नहीं तो अभी पता लगता है कि इतने सालों से इस खाते में इतना पैसा पड़ा हुआ है अनयूटिलाइज्ड।
एक तरफ हम बोलते हैं पैसा नहीं है, एक तरफ बोलते हैं कि अनयूटिलाइज पैसा पड़ा है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था की जिससे जैसे जैसे आपका फंड जो यूटिलाइज होता जाएगा उसमें ऑटोमेटिकली फंड आता जाएगा। पर ये यूटिलाइज करने की जो आप कह रहे हैं बात की लैप्स हुआ, यूटिलाइज नहीं हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि अधिकारी जो है वो उन पदों पर कार्यरत नहीं थे। खर्च किसने करना है? महिला की अगर हम बात करें, कृषि विभाग के सारे पद खाली। पांगी की बात करें, कृषि एक ये किसान प्रधान हमारा क्षेत्र है। किसानों के लिए हम ये कर देंगे, किसानों के लिए इन्होंने जब मोदी जी ने एक बिल लाया उसका विरोध करने के लिए पूरे देश में हंगामा किया, राजनीति की, नारेबाजी की, परंतु सही मायने में किसानों के लिए जो सुविधाएं जो डिलीवर करनी है या उनकी समस्याएं सुननी है, वहां कुर्सी मेज ने तो सुननी नहीं है, सुननी तो वो अधिकारियों ने, पद सारे खाली हैं। तो लोग जाएं तो जाएं किसके पास, किससे बात करें? बजट को खर्चेगा कौन? ये समस्या बहुत गंभीर है। सर, बजट पे बात ली, एक अंतिम क्वेश्चन, बजट को लेकर आपने विधानसभा में भी कुछ सुझाव रखे थे, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, जिस हिसाब से आप बजट को सरकार कंट्रोल सकती है। उन आपके सुझावों का, उन प्रस्तावों का सरकार ने कितनी गंभीरता बताई? वो आपको पता है, वो तो जवाब में जब उनका स्पष्टीकरण आया, जब जवाब आया तो मेरे सुझावों को जवाब में सम्मिलित नहीं किया। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, अनेकों बार इस बात को मैं कहता रहूंगा जब तक जीवित हूं, कि स्वास्थ्य के विषय में कभी भी मैं राजनीतिक चश्मा पहन के कोई बात नहीं करूंगा। अगर कोई अच्छा काम करेगी ये सरकार तो बोलूंगा ये अच्छा काम किया है। और आपने बात कही और बात पूछी है, तो मैं आपकी बात के जवाब के साथ एक बात कहना चाहूंगा। अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हुई है, बड़ा ढोल नगाड़े पीटे गए, चंबा में स्पेशलिस्ट आए, वो कागजों में आए, ज्वाइन किए नहीं किए? बताना जब ज्वाइन करेंगे। और जो चंबा में यहां पे ज्वाइन करना चाहते थे, जो इंटरेस्टेड थे चंबा में नौकरी करने के लिए, जिनके लिए मैंने डीओ तक अप्रूव करवा के, ये नहीं कि भाई मेरे बोलने से, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से डीओ अप्रूव कराया, स्वास्थ्य मंत्री से डीओ अप्रूव कराया, स्थानीय विधायक को भी आग्रह किया कि ये 4 डॉक्टर जो चंबा आना चाहते हैं इनको चंबा ले जाइए, चंबा के ही बच्चे हैं। उनके ऑर्डर चंबा नहीं किए, बाकियों के ऑर्डर चंबा कर दिए। जब ज्वाइन करेंगे तब बात करेंगे इस बारे में, चंबा मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन का और प्रदेश सरकार का। और मैंने 2-3 दिन पहले भी जो अखबारों में न्यूज आई थी, वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से थी, वो महिला थी लांबो देवी। तो हमने अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों से बात कही, वो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि बजट कम है। बजट वो इन हाउस इंडोर चीज ईडीएल के लिए बजट जारी करती है सरकार। हिमकेयर आयुष्मान के लिए कोई बजट जारी नहीं किया जाता। वो जितना आपका खर्चा होता है उतना आप क्लेम करते हैं सरकार से। तो वरी जी बोलो, हमने जब बात की प्रशासनिक अधिकारी, तो एक प्रशासनिक अधिकारी ने हमें कहा कि नहीं जी वो कोर्ट में जाना पड़ता, फिर पेमेंट नहीं होती तो कोर्ट में जवाब देना पड़ता है। तो कोर्ट में जवाब सरकार देगी, आप नहीं देंगे भाई। आपका काम है लोगों की समस्याओं को सुनना और लोगों की समाधान करना। कोर्ट सरकार को खड़ा करेगा, ना कि आपको खड़ा करेगा। तो ये चंबा का केवल और केवल मजाक उड़ाया जा रहा है। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि इस व्यवस्था का भुगतान करने हम आपको कभी ना कभी जाना पड़ेगा, और आए दिन कभी ना कभी कोई हमारा जानने वाला, कोई रिश्तेदार या हम खुद इस व्यवस्था में जाते ही हैं। और जब उनको पता लगता है विधायक जी आगे या प्रेस वाले आगे, तो वो आरे परे से जुगाड़ करके, ताकि हमारी मिट्टी प्लीद ना, वो कर लेते हैं सेटिंग। हमें पता है हम इस सिस्टम से निकले हैं। और जब कोई आम आदमी जाता है, तभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये सलाह दी थी कि कभी कभी भेष बदल के निकलिए ना बाजार में, तो लोग क्या बोलते हैं आपको और सरकार के बारे में तब पता लगेगा। अभी तो अच्छा अच्छा दिखेगा सारा, मतलब सब अच्छा अच्छा पेश करेंगे, कौन खराब चीज उनके सामने पेश करेगा। परंतु वास्तविकता अगर जाननी हो, पुराने समय में राजा लोग करते थे ना ऐसे। और आप लोगों को भी मैं सलाह देता हूं, कभी आपने रियलिटी चेक करना है चंबा का ना, हॉस्पिटल का, प्रशासन का, किसी भी जगह का, ये टैग लेके ना जाइए प्रेस वाला। ये टैग लेके जाएंगे साहब, पहचानेंगे हाँ जी सुरेश जी नमस्कार नमस्कार, वो तो पता यार सुरेश जी से उलझूंगा, खबर लगा देंगे उल्टी सीधी। किसी को भेजिए, किसी को भेजिए और वास्तविकता चेक करिए। हम झूठे हैं, हम गलत कह रहे हैं,
तो आप कहिए ना कि डॉक्टर साहब आप ऐसा कह रहे थे, ऐसा नहीं, ये गलत है। हम जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं, इस वक्त चंबा के लोग अत्यधिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा की विषय हो, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय। स्कूलों में आपने टीचर भरे नहीं है तो लोगों ने तो बच्चे रखने ही नहीं उन स्कूलों में। आप उन स्कूलों को ये बोल के बंद कर रहे हैं कि यहाँ बच्चे कम हैं। भाई बच्चे क्यों कम है, इस बार की तो आपने सोचा ही नहीं। उसी गांव में प्राइवेट स्कूल है, वहां ज्यादा बच्चे हैं, ऐसा क्या? और इस विषय पर मैं हमेशा कहता रहा हूं, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी आग्रह किया था कि आप विधानसभा के भीतर ये बात कहें कि हम एक सर्वदलीय बैठक करके, अगर सही मायने में हम हिमाचल के गरीब प्रतिभाशाली बच्चों के प्रति अगर चिंतित हैं, उनके बारे में अगर हम सोचते हैं, तो हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सर्वदलीय बैठक करके हमें चिंतन करने की जरूरत है। आखिर क्या कारण रहे ऐसे कि पिछले 20 सालों 25 सालों में हिमाचल की शिक्षा का स्तर डूबता गया। और एक और बात कह दूं मैं आपको, ये जो पिछले 20-25 सालों में जो शिक्षा का स्तर डूबा है ना, इससे एक पूरी पीढ़ी खराब हुई है। ये 25 सालों में एक पीढ़ी चलती है ना, जो एक पूरी पीढ़ी खराब हुई है। और ये जो पीढ़ी खराब हुई है, इसके परिणाम कब आएंगे? जब हम बुढ़ापे की तरफ पहुंच रहे होंगे। आने वाले 10-15 सालों में इसके परिणाम आना शुरू होंगे कि आपको काबिल लोग ही नहीं मिलेंगे किसी जगह पे। आपको चाहे वो कर्मचारी होगा, चाहे वो अधिकारी होगा, चाहे वो डॉक्टर होगा, इनकॉम्पिटेंट मिलेंगे आपको कुर्सी पे बैठे हुए। क्योंकि ये पूरी पीढ़ी जो जनरेशन जो खराब हुई है, ये भी तो अपना पूरा जीवन करेंगे ही। और जब ये डिलीवरी, इनकी फेज डिलीवरी करने का आएगा, आज 10th क्लास के बच्चे को सही से ये नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है। और कल वो जब वो लोग समाज में आएंगे, वो क्या करेंगे और आपके साथ क्या होगा, वो आने वाला समय बताएगा।